आपके चैनल दी ललन टॉप ने एसएससी के चेयरपर्सन एस गोपाल कृष्णन का इंटरव्यू लिया है। ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं आज के शो में। इन जवाबों की झलकियां आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिर बात दो बड़ी खबरों की करेंगे। क्या देश की न्यायपालिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के बीच किस मामले को लेकर गर्मा गर्मी सी हुई है? और ये विवाद इतना क्यों बढ़ा कि सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हस्तक्षेप करना पड़ा? इन सवालों के जवाब जानेंगे। कुछ और बड़े सवालों पर भी विचार करेंगे। क्या कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होती है? अगर ये नियुक्तियां सरकार करने लगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या होगा? और वो दिन कब आएगा जब देश की अदालतों में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा? बात राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच खिंची तलवारों की भी करेंगे। जानेंगे आयकर बिल 2025 को वापस क्यों लिया गया, सरकार के कुछ नए ऐलान और एक राज्य सरकार की अलग किस्म की नीति पर भी होगी बात, जो बच्चों के भविष्य पर असर डालेगी। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Subharti University, Sensorin K and Mrs. Bectors. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. बड़ी खबर पे चलने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। ललन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के चेयरपर्सन एस गोपाल कृष्णन का इंटरव्यू किया है। सारे ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं। मसलन एसएससी सिलेक्शन ग्रेड फेज 13 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी प्राइवेट एजेंसी एडुक्विटी को क्यों दी गई, और वो भी तब जब टेक्निकल ग्रेडिंग के मामले में टीसीएस को अभी भी प्रायोरिटी मिली हुई है। और आगे से इस तरह की अराजकता न फैले, इसके लिए एसएससी क्या कर रहा है? जवाब सुनिए। कि टेक्निकली टीसीएस ज़्यादा एडवांस था, आपकी अपनी बिडिंग प्रोसेस में भी वो दिखा, लेकिन वो एक बढ़िया एग्ज़ाम कराने के लिए ज़्यादा पैसा मांग रहे थे, तो सरकार ने पैसा बचाना चुना इन प्लेस ऑफ एक टेक्निकल सुपीरियर सिस्टम। हमको टेंडर के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया, 4 अलग अलग एजेंसीज चुने हैं। उस हर एजेंसी को एक टेंडर करवा के ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के टेक्निकल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एवेल्यूएशन करते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं। तो एक बात तो है, जिसके पास लो बिड है लेकिन टेक्निक नहीं है वो सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, और जिसके पास खाली टेक्निक है लेकिन रेट एस्ट्रोनॉमिकल है वो भी नहीं आना चाहिए। ये बैलेंस करके आगे लेने का प्रोसेस है, कोई नया चीज़ नहीं है। जब तक हम ये जून 2025 तक टेस्ट कर रहे थे, वो करने का पैटर्न या मॉडल अलग था। मॉडल बोलूँगा, पैटर्न तो क्वेश्चन से जुड़ जाएगा, वो नहीं है। अब पैटर्न बदला है। क्या था पहले मॉडल, क्यों बदला है वो भी बता दूंगा। 2018 का एक केस है शांतनु कुमार, जिसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर दिया कि जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो क्वेश्चन नहीं सेट करेगा। तो ये फंडामेंटल ऑर्डर डायरेक्शन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको हमने अभी लागू किया है। 2025 जून से जो भी एग्जाम एसएससी कर रहा है उसमें हमारा जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका और क्वेश्चन का लेना देना नहीं। जवाब और भी मांगे गए हैं। पूरा इंटरव्यू जल्द ही आपके सामने होगा। अब बड़ी खबर की बारी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। भारत की न्यायपालिका विवादों में फंसी नजर आ रही है। सबसे ताजा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार का है। ये केस इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और वकीलों के बीच बहस छिड़ गई है। सीजेआई को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरी कहानी खोलते हैं आपके सामने। एक कंपनी है मेसर्स शिखर केमिकल्स, उसने एक सप्लायर से कुछ सामान खरीदा टेक्सटाइल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, कीमत 52,34,000 रुपये, और इसी को लेकर कंपनी और सप्लायर के बीच झगड़ा हो गया। सप्लायर ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 47,75,000 रुपये का ही पेमेंट किया। मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा और वहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट। कंपनी ने हाई कोर्ट से कहा कि मामला सिविल नेचर का है लेकिन इसे आपराधिक रंग दिया जा रहा है। हालांकि जस्टिस प्रशांत कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। 5 मई को दिए आदेश में कहा कि सिविल केस में तो बहुत समय लगेगा, पैसा रिकवर करने के लिए क्रिमिनल केस चलाया जाए। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये तो सही नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 4 अगस्त को तीखी टिप्पणियां की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को आदेश दिए जस्टिस प्रशांत कुमार को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटा दिया जाए उनके रिटायरमेंट तक।
और आगे से उन्हें डिवीजन बेंच में बिठाया जाए किसी सीनियर जज के साथ। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने उथल पुथल मचा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कम से कम 13 जजों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। बोले कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न माना जाए। मामले पर विस्तार से चर्चा के लिए एक बड़ी बैठक की भी उन्होंने मांग की। बवाल बढ़ा और कैलेंडर में तारीख लगी 8 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश आया, पुराने आदेश को वापस ले लिया गया। जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अब कहा कि सीजेआई बीआर गवई का लेटर मिलने के बाद हम अपना आदेश वापस ले रहे हैं। सीजेआई ने आदेश पर फिर से विचार करने को कहा था। बेंच ने अपने 4 अगस्त वाले आदेश से 2 पैराग्राफ हटा लिए और लिखा कि हम अपने 4 अगस्त वाले आदेश के पैरा 25 और 26 हटा रहे हैं। ये बात अब पूरी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर निर्भर है कि वो इस मामले को देखें। हम इस बात का पूरा संज्ञान लेते हैं कि इलाहाबाद चीफ जस्टिस के पास ही ये तय करने का अधिकार है कि कौन से न्यायमूर्ति कौन सा मामला देखेंगे। हमारा पुराना आदेश किसी भी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रशासनिक शक्तियों में दखल नहीं दे रहा था। जब किसी मामले से कानून के इकबाल पर असर पड़ता है तो ये अदालत ज़रूरी कदम उठाएगी। बेंच ने अपने नए आदेश में यह भी कहा कि उसका उद्देश्य जस्टिस प्रशांत कुमार की योग्यता पे सवाल उठाना नहीं था। एक तरफ बेंच ने यह कहा और दूसरी तरफ अपने पुराने आदेश को भी सही ठहराया। कहा कि जब भी हमारे संज्ञान में कोई ऐसा आदेश आता है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता या जिस आदेश से पूर्ण न्याय सुनिश्चित हुआ हो, तब हम न्यायमूर्तियों की तारीफ करते नहीं थकते। हाई कोर्ट कोई अलग टापू नहीं है, वे न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा हैं। हमने अपने पुराने आदेश में जो कहा वो न्यायपालिका की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कहा था। तो ये थी इस केस की कहानी और हाल फिलहाल के 2 केस तो हमारे सामने है ही। पहला तब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे वो, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला, जिसमें उन्होंने तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना और सीजीआई के तरफ से नियुक्त पैनल के रिकमेंडेशंस के खिलाफ अपील की। रिकमेंडेशन जिसमें कैश कांड के बाद जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाने को कहा गया। दूसरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादित बयान दिए थे, तब भी कॉलेजियम ने चिंता जताई थी। ऐसे में कुछ सवाल, क्या न्यायपालिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या इस तरह के टकराव सामान्य है? एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। आपस में टकराव इसके पहले भी होते थे, कॉलेजियम के अंदर होते थे। कभी ऐसा होता था कि दोनों, सोचिए कि 2 जजेस के नाम पे कोई बहस चल रही है कि किसको एलिवेट करे, तो कॉलेजियम के अंदर विद इन क्लोज डोर्स जजेस बात करते थे कि शायद एक जज थोड़ा मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है या करप्ट है या उनके खिलाफ कोई एडवर्स रिपोर्ट है। ऐसा होता था। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि पहली बार वो 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और वो शायद पहला इंस्टेंस ऐसा था कि जब जुडिशरी के अंदर का टकराव बाहर आ गया। तभी से इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। तब से अभी आप जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि दैट इज मतलब जस्ट एन ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप। तो इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी बिल्कुल साफ सुथरा कोई ऑर्गन हो। जहां भी ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन जो ये सब लालच वगैरह जहां भी रहेगा, किसी भी जगह, ये पॉलिटिकल क्लास में हो या जुडिशरी में हो, वहां आ जाता है करप्शन वगैरह, प्रॉब्लम्स आ जाता है। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये मतलब पिछली 75 साल से ये चला था कि ठीक है, पॉलिटिकल क्लास तो ऐसे भी थोड़ा बहुत अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट के लिए कुछ ऐसा करप्ट चीज करते हैं, लेकिन जजेस जो है वो इम्पेकेबल है, उनका इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी इम्पेकेबल है, 1 इंस्टेंस छोड़ के। तो इसमें तो घाव बहुत गहरा पहुंचा। ये सब खबर जब बाहर आई कि मतलब जजेस का बंगलों में ये सब मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, तो ये प्रॉब्लम तो हुआ है। तो ये एक चीज, अभी जुडिशरी का इंटरनल जो मैकेनिज्म है, ये कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो, उनका अपॉइंटमेंट्स वगैरह और भी ट्रांसपेरेंट हो, और भी मतलब ऐसा हो कि बैकग्राउंड चेक और ज्यादा अच्छे से करे। और जब बात न्यायपालिका से जुड़े विवादों की होती है तो कॉलेजियम सिस्टम का सवाल सबसे ऊपर आता ही है और इसी के साथ नत्थी होता है सवाल,
इंक्लूसिवनेस का, यानी क्या न्यायपालिका में समाज के हर तबके का बराबर प्रतिनिधित्व है? हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्तियों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होती है या नहीं? आगे इन सवालों का भी जवाब तलाशेंगे। हम जानते हैं कि साल 2015 में केंद्र सरकार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। कॉलेजियम के बरक्स सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। केशवानंद भारती मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। इधर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी अपने रुख पर अड़े रहे। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की बहस और तीखी हुई। जस्टिस वर्मा मामले ने इसे और बढ़ाया। न्यायपालिका पर दबाव बढ़ा तो 6 मई को कुछ जानकारियां सार्वजनिक की गईं। सुप्रीम कोर्ट के 33 सिटिंग जजेस में से 21 की प्रॉपर्टी डिटेल लोगों के सामने रखी गई। 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 के बीच देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के बारे में भी बताया गया। नियुक्तियों के बारे में और भी जानकारियां दी गई। मसलन हाई कोर्ट जज के नाम के साथ साथ उनके सोर्स यानी किस सर्विस या बार से उनका वास्ता रहा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, नोटिफिकेशन और नियुक्ति की तारीखें, ये सब भी बताया गया। साथ ही साथ जज की कैटेगरी के बारे में भी बताया गया, यानी वो किस समुदाय से आते हैं। ये जानकारी भी दी गई है कि क्या नियुक्त किए गए जज किसी मौजूदा या रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के रिश्तेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाले गए आंकड़ों के मुताबिक कॉलेजियम ने 406 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। सरकार ने 221 को मंजूरी दी, बाकी या तो लंबित हैं या खारिज हो गए। 406 में से केवल 34 महिलाएं, 8 अनुसूचित जाति से, 7 अनुसूचित जनजाति से, 32 अन्य पिछड़े वर्ग से और 7 पिछड़े या और अति पिछड़े वर्ग से आते थे। 14 उम्मीदवारों का रिश्ता मौजूदा या रिटायर्ड जजों से रहा था। ये डेटा आया तो एक बार फिर से प्रतिनिधित्व की बहस छिड़ी। सवाल पूछे गए कि वो दिन कब आएंगे जब देश की अदालतों में हर वर्ग और समुदाय के लोग होंगे और अपनी हिस्सेदारी के अनुपात के मुताबिक कॉलेजियम सिस्टम फिर से लपेटे में आ गया। सवाल यह भी नथी हुआ कि अगर न्यायमूर्तियों की नियुक्ति सरकार करने लगेगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होगी और क्या इन दोनों विरोधाभासी पहलुओं के बीच संतुलन बनाया जा सकता है? एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ गया तो ऐसा नहीं कि 1993 के पहले आता नहीं था। हमने देखा कि 1970s में ये बहुत पॉपुलर एक डिस्कोर्स था कि मिसेस गांधी के टाइम पे कि कमिटेड जुडिशरी, लॉ मिनिस्टर HR गोखले अपने पसंद के जजेस को अपॉइंट करते थे। ये सभी को मालूम है, ये सभी को पता है और ये दिस इज लाइक एब्सोल्यूट कॉमन नॉलेज। लेकिन ये कमिटेड जुडिशरी का जो और ऐसा भी नहीं कि वो जजेस अच्छे नहीं थे। उसी टाइम पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का सबसे पाथ ब्रेकिंग, सबसे लैंडमार्क जजमेंट्स भी आए थे। तो हालांकि ये नहीं कि कमिटेड जुडिशरी होने से ही जजमेंट्स का क्वालिटी खराब हो जाएगा या प्रो गवर्नमेंट हो जाएगा, लेकिन जुडिशरी के दिमाग में ये हर वक्त चलता रहता है कि अगर गवर्नमेंट या किसी भी दूसरी पार्टी, वो सिविल सोसाइटी हो या कोई भी हो, ये अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस में आ जाते हैं तब थोड़ा बहुत मतलब इंडिपेंडेंस पे आंच आ जाता है और ये जुडिशरी कभी नहीं चाहेगा। तो आपने जो बैलेंस की बात कही, मुझे नहीं लगता कि बैलेंस जुडिशरी उतनी आसानी से मान लेगी। ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन होते नहीं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, लेकिन वो कभी कभार टोकनिज्म के तौर पे रह जाता है कि ठीक है चलो नॉर्थ ईस्ट से एक जज को लाना है, एटलीस्ट एक महिला को लाना है, एटलीस्ट एक माइनॉरिटी को लाना है, लेकिन ये नहीं कि हम ऐसे कुछ करेंगे जिसमें माइनॉरिटीज ज्यादातर जुडिशियल सर्विस में आए, ये हायर जुडिशरी में आए, महिला ज्यादातर, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है। हम ये तो देखते ही है कि दलितों के ऊपर जो होता है कि अगर कोई दलित जज भी हो तो कास्ट रिलेटेड हेजेमनीज का उनको जैसे हमारे कैलकाटा हाईकोर्ट में एक जज थे जस्टिस कर्नान, उन्होंने तो बहुत सारे एलिगेशंस भी किए थे। ये आखिर में ये एलिगेशंस प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन उनके एलिगेशंस हमको सीरियसली लेना है कि अगर ऐसा है कि इवन हायर जुडिशरी में कोई जज को साइडलाइन किया जाता है क्योंकि वो दलित है, तब तो ये मतलब हमारा समाज पे एक बहुत बड़ा कलंक की बात है ना। फिर माइनॉरिटीज का भी सेम चीज। तो ये जो है कि ये टोकनिज्म की तरफ नहीं देखना चाहिए, ये सचमुच कैपेसिटी बिल्डिंग, एनहांसमेंट, ये सब करना है और ये सब अंदर से ही होना चाहिए।
न्यायपालिका से जुड़ी ऐसी खबरें आती हैं तो मन खराब होता है, लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत कुछ खराब है। लेकिन दूर की नज़र रखने वाले कुछ जानकार कहते हैं कि ये भी माहौल को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। ऐसे टकराव अंत में एक बेहतर माहौल ही देते हैं, कानूनी सीमाएं तय होती रहती हैं। अगर आप एनजैक और कोलेजियम को बेहतर से समझना चाहें तो आप लल्लन टॉप शो का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये खबर यहीं तक। अगली खबर पे चलते हैं, जो है राहुल गांधी के वोट अधिकार से जुड़ी हुई। Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight। नई दिल्ली में 7 अगस्त को वोटर लिस्ट पे सवाल उठाने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज 8 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचे। यहां उन्होंने वोटर अधिकार रैली में हिस्सा लिया। जगह नहीं, सवाल वही, वोटर लिस्ट में पारदर्शिता क्यों नहीं है। राहुल ने अपने भाषण में चुनाव आयोग से मुख्यतः 5 सवाल किए। 1, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो। 2, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों, किसके कहने पे किया जा रहा है। 3, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, ऐसा क्यों किया गया। 4, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना, ये क्यों हुआ। साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। ये 5वां सवाल था। मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दिलवा दे देनी चाहिए। राहुल के बयान पर बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं। इसे हिट एंड रन जॉब बताया उन्होंने, और सुनिए ये कहा। तो ये लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों को पाठ पढ़ाते हैं विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी लॉजिक। ये झूठ का दुकान चलाने का कोशिश कर रहे हैं। इट इज एन इंसल्ट टू द मैंडेट गिवन बाय द पीपल। सेंसिटाइज करना और भाग जाना। आप किसी एक संवैधानिक संस्था पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उस गंभीर आरोप के बाद आप लिख करके देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसके साथ सबूत देने के लिए तैयार नहीं, तो इससे जानबूझ करके आप उस चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि न उनको ये हिट एंड रन नहीं चलेगा कि केवल आरोप लगाना और भाग जाना। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको इस बात को जवाब देना चाहिए, अन्यथा उनको शर्मसार होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आखिर चुनाव आयोग वही है जिसके आधार पर चुनाव लड़ करके तेलंगाना में उनकी कांग्रेस की सरकार बनी है। पिछले 2 दिनों में राहुल के सवालों पे कई राज्यों के चुनाव आयोगों के जवाब भी आए हैं। आयोग ने राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताया है, साथ ही उनसे दावों पर शपथ पत्र भी मांग लिया है। सूत्रों के हवाले से आई खबरें कहती हैं कि आयोग ने कहा है कि आपसे निवेदन है कि उन मतदाताओं के नामों की लिस्ट के साथ शपथ पत्र पे साइन करके हमें भेजें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसका जवाब राहुल ने बेंगलुरु में दिया है। बोले कि चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है, मैंने संसद के भीतर संविधान पे हाथ रख के शपथ ली है। ये तो हुई राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच मुखामुखम, लेकिन इस बीच कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल तो उठते ही हैं। राहुल ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर वोटों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। फोकस में है यहाँ की महादेवपुरा विधानसभा सीट। दावा किया कि यहाँ के एक घर के पते पे करीब 80 वोटर दर्ज हैं। इंडिया टुडे के रिपोर्टर सगाई राज ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की। क्या पता चला, यहाँ के मुनि रेड्डी गार्डन स्थित मकान नंबर 35 के बारे में जानकारी उनको मिली। बमुश्किल 10-15 वर्ग फुट के इस घर में फिलहाल पश्चिम बंगाल से आए एक फूड डिलीवरी कर्मचारी दीपांकर रहते हैं। वो 1 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। दीपांकर ने बताया कि बेंगलुरु में उनका कोई वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो उस पते के वोटर लिस्ट वाले नामों को नहीं पहचानते हैं। कितने साल से आप यहाँ पे रहते हो? मैं 2 साल से रहता हूँ। 2 साल से। आपका नाम? दीपांकर। दीपांकर का नाम शायद इसमें नहीं। आपका वोटर लिस्ट का नाम है बेंगलुरु में? नहीं। कहाँ का हो? मेरा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का वोटर लिस्ट का नाम है आपका? हाँ। मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ। आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी है। उन्होंने बताया कि ये घर जयराम रेड्डी का है, जिनके बारे में कहा गया कि वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जयराम रेड्डी से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि वो केवल बीजेपी के वोटर हैं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात मानी कि कई किराएदार सालों से वहाँ रह रहे थे और उन्होंने अपना नाम वोटर के रूप में दर्ज करवाया था, लेकिन अब उनमें ज़्यादातर वहाँ से चले गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावों के दौरान वोट डालने के लिए वापस आते हैं।
जयराम रेड्डी ने माना कि उन्होंने इस बारे में चुनाव अधिकारियों को नहीं बताया था, लेकिन अब बताने का वादा करते हैं। वो बात वोटर लिस्ट की हो रही है तो फिलहाल इसको लेकर सबसे ज़्यादा घमासान बिहार में चल रहा है, जहां हो रहा है SIR यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। जिस किसी का भी नाम इसमें कटा है या जिसे भी कोई आपत्ति है, वे 1 सितंबर तक चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन इस बीच जारी ड्राफ्ट लिस्ट की एनालिसिस चल रही है। इससे जुड़ी रिपोर्ट द हिंदू अखबार में छपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्राफ्ट लिस्ट में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम अधिक हटाए गए हैं और ये बिहार के 38 में से 37 जिलों में हुआ है। मुस्लिम बहुल जिलों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। सबसे अधिक गोपालगंज में ऐसा देखने को मिला, जहां महिलाओं की संख्या 17.8% तक घटी है, जबकि पुरुषों की 11% तक। बिहार में SIR से पहले और बाद में पुरुष वोटर्स की संख्या करीब 25 लाख घटी है, जबकि इस दौरान 31 लाख महिला वोटर्स के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट से नाम हटाने का कारण मृत्यु, डबल रजिस्ट्रेशन, पलायन और पता न मिलना बताया, जबकि रिपोर्ट बताती है कि मृत्यु दर पुरुषों महिलाओं में समान है और पलायन पुरुषों ने ज़्यादा किए हैं, फिर भी महिलाओं के नाम ज़्यादा हटे। एक संभावित कारण महिलाओं की कम साक्षरता भी हो सकती है। बिहार में महिलाओं की साक्षरता 55% है, जबकि पुरुषों की 76। ऐसे में उन्हें फॉर्म जमा करने में कठिनाई हुई होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे घमासान जारी है। हमारी नज़र बनी हुई है, सारे अपडेट्स देते रहेंगे। अब सुर्खियां। पहले बात केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने आए। बताया कि बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में कुल 52,667 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। 5 फैसलों को जान लेते हैं। पहला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा है ये। इसके लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 12,060 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना साल 2016 में शुरू हुई थी। इसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिए जाते हैं, जिसका मकसद साफ फ्यूल को बढ़ावा देना और धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना है। अगला फैसला, घरेलू LPG पर घाटे की भरपाई के लिए पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा फैसला है कि इन तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मेरिटे MERITE ऐसा कुछ पढ़ेंगे, मेरिटे योजना को 4200 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। मेरिटे का फुल फॉर्म हुआ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ये भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य 2025 से लेकर 2030 तक 275 तकनीकी संस्थानों में शिक्षा और अनुसंधान को बेहतर करना है। चौथा फैसला, असम और त्रिपुरा के लिए स्पेशल पैकेज के तहत 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इस पर कुल 4,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पांचवा फैसला तमिलनाडु से जुड़ा है ये, जहां मरकानम पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इस पर 2,157 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगली सुर्खी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर बिल 2025 जो उन्होंने पेश किया था उसे वापस ले लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि सेलेक्ट कमेटी के सुझावों को शामिल किया जा सके। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार इसका अपडेटेड वर्जन पेश करेगी। नया बिल सोमवार 11 अगस्त को लोकसभा में पेश हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब बात की सिलेक्ट कमेटी ने क्या सुझाव दिए। सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी नेता वैजयंत पांडा हैं। कमेटी ने इसमें कई बदलाव सुझाए हैं, मसलन धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान पर टैक्स छूट जारी रखना, ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी बिना किसी जुर्माने के TDS रिफंड क्लेम करने की छूट देना भी शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। उसी दिन इसे जांच के लिए सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। सिलेक्ट कमेटी ने 21 जुलाई 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। इसमें दी गई ज्यादातर सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं। इसके अलावा कुछ और सुझाव भी आए हैं जिन्हें कानून में बेहतर तरीके से शामिल करने की जरूरत है। अगली सुर्खी, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया है। गैंग के मेंबर कहे जा रहे हैरी बॉक्सर का जिक्र हुआ है। उसके नाम से एक ऑडियो सामने आया जिसमें कपिल शर्मा के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी चेतावनी दी गई है कि जो भी सलमान खान के साथ काम करेगा उसे जान से मार डालेंगे, मुंबई का माहौल खराब कर देंगे। ऑडियो में कहा गया कि कपिल शर्मा ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 2 के पहले एपिसोड में सलमान खान को बुलाया था, जिसके चलते ये हमला किया गया। हालांकि ललन टॉप इस ऑडियो की और इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। इसके पहले 7 अगस्त को कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार फायरिंग हुई थी। पहली फायरिंग 10 जुलाई को हुई थी। यह कैफे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में है। दूसरी फायरिंग का वीडियो भी सामने आया जिसमें कार में बैठे लोग कैफे पे गोलियां दागते नजर आ रहे हैं। काले हिरण के शिकार से नाराज होने की बात कहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकियां दे चुका है। एक्टर के घर के बाहर गोलियां भी चली हैं।
घर को बुलेट प्रूफ बनाने की कोशिश भी चलती रही, ऐसी खबरें भी आई। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप भी इसी गैंग पे लगा है। गोल्डी ढिल्लो नाम के हैंडल का एक पोस्ट वायरल हुआ जो हमले से जुड़ा है। गोल्डी खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताता है। उसके पोस्ट में दावा किया कि कपिल शर्मा के कैफे पर जो फायरिंग हुई इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं। इधर कनाडा पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। अगली सुर्खी तमिलनाडु से। वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने राज्य की एक शिक्षा नीति जारी की है। उन्होंने 2 भाषा नीति को दोहराया है, केवल तमिल और अंग्रेजी। ये नीति तमिलनाडु के यूनिक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो छात्रों को भविष्य को तैयार करेगी, ऐसा सीएम ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नीति छात्रों को रटने के बजाय सोचने की क्षमता में उसके इजाफा करेगी, उनकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगी और तमिल भाषा के महत्व पर जोर देगी। ये शिक्षा नीति जस्टिस डी मुरुगेसन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। कमेटी में शिक्षा, खेल और संगीत के एक्सपर्ट थे। कमेटी ने जुलाई 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। सुझाव दिया कि औपचारिक स्कूली शिक्षा कक्षा 1 से शुरू हो और ये बच्चे की उम्र 5 साल होने पर भी शुरू हो सकती है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अलग है। वहाँ ये जो एज है वो 6 साल की है। आज का लंच टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।